एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है +2 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, और प्लस बीकॉम में भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजिंग में, जब एक बिज़नेस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, जहाँ उसकी ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या क्या जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये सारे स्टेप्स लिखे हैं कि पहले हमने काम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैं आपको सीधा एक्सप्लेनेशन से समझा देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि फर्स्ट स्टेप होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में कि हमने आइडेंटिफाई करना है काम को, सो दैट कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से एंटरप्राइज के अचीव कर सकें। पहले हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारा काम क्या है, उसके बाद हमने उस काम को डिवाइड कर देना। मीन्स एक ही बंदा तो नहीं ना ये सारे काम करेगा, उसको काम को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली हमने बांट देना सभी में। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी मीन्स कि एक्टिविटीज़ जो होमोजीनियस नेचर की है ना, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देना है और एक बंदे को सौंप देनी है। ये हम स्पेशलाइजेशन के ही बेसिस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ अलग, सेलिंग वाले हैं उनकी एक्टिविटीज़ अलग। तो हम ये तो नहीं ना कह सकते कि 2 बंदे प्रोडक्शन के, 2 बंदे सेलिंग के मिलके ये काम करें। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करेंगे, सेलिंग वाले सेलिंग का काम करेंगे। हमने एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट आ गया अपॉइंट करने सूटेबल पर्सनस। जब हमने डिवीजन कर ली, क्लासीफाई कर ली एक्टिविटीज़, तो हमने सूटेबल पर्सनस को जो है अपॉइंट करना अकॉर्डिंगली, जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फिर जब उनको हमने अपॉइंट कर लिया तो हमने उनको ड्यूटीज़ भी असाइन कर देनी, उनको बताना है कि उनका क्या टास्क है, उनकी क्या पोजीशन है, अकॉर्डिंगली उनको हमने काम जो है एलोकेट करना है। इसका क्या एम होता है स्टेप का, कि राइट मैन को राइट जॉब देनी है, कि हर बंदे को सही जॉब मिले। ये नहीं है कि बंदा सेलिंग में एक्सपर्ट है और आप उसको बाइंग की, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने की जॉब दे रहे हो। नेक्स्ट आ गया डेलीगेशन अथॉरिटी। जब हमने उसको सारा काम समझा देता, अब उसको हमने एक अथॉरिटी भी डेलीगेट कर देनी है, एक पावर उसके हाथ में दे देनी है कि वो अपने आगे जो सबॉर्डिनेट्स है उनसे काम निकलवा सके। नेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने। कहते हैं एक जो पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये एसेंशियल होता है जब 2 और 2 से ज़्यादा बंदे एक ही काम कर रहे हो ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एक्टिविटीज़ के बीच में। कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बंदे काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, सो कोऑर्डिनेशन होना इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बड़ा ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस, आप कुछ भी मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है जी, फर्स्ट आ गया यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रोवाइड करता है एक सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मींस कि बंदे को पता होना चाहिए कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना जो एंटरप्राइज का, जब भी हमने कुछ भी काम करना है तो वो हमारे इकट्ठे यूनिसन मींस टुगेदर हमने होकर काम करना है, सो दैट कि हम अपने जो है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कहते हैं ये ब्रॉड करती है डिवीजन ऑफ लेबर को। मींस कि अगर जिस बंदे की जो स्पेशलाइजेशन है उसको वैसा काम दो जिससे क्या होगा कि लेबर डिवाइड हो जाएगी, काम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन कहते हैं जो ये फंक्शनल डेफिनेशन का प्रिंसिपल इंप्लाई करता है कि फंक्शन ऑफ एवरी एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। कि हर एम्प्लॉय ने क्या काम करना, हर डिपार्टमेंट ने क्या काम करना, उसको पता होना चाहिए। इससे क्या होगी, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। नेक्स्ट आ गया कोऑर्डिनेशन। ये क्या कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करें, मीन्स इकट्ठे जोड़ के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवाएं। नेक्स्ट आ गया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक ए बंदा है, एक बी बंदा है और एक सी है। ए प्रोडक्शन वाला है, बी जो है वो सेल वाला है। सी इनका सबॉर्डिनेट है, ये दोनों जो है उसके बॉस हैं, मीन्स सुपीरियर्स हैं। ए ने इसको कहा कि तुम जो है वो से कम करो, सो दैट कि हमें प्रोडक्शन थोड़ी टाइम मिल जाए करने के लिए, हमारे पास अभी प्रोडक्शन का सामान नहीं है। और सेल्स वाले ने इसको कह दिया कि सेल्स इंक्रीज़ कर ताकि मेरा टारगेट अचीव हो, मेरे पास ज़्यादा बोनस मुझे मिले, मेरे पास ज़्यादा जो है कस्टमर्स आएँ। 2 बॉस हो गए, एक माइंड है, एक सबॉर्डिनेट है, उसमें उसके माइंड में ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि भाई किसकी बात मानूं और किसकी ना मानूं। तो इससे वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, सो दैट कि उससे ही उसे इंस्ट्रक्शंस मिले। अगर सी का जो है एक ही बॉस होगा ए, तो उसे पता है कि उसने प्रोडक्शन कम करने के लिए
उसने बोला है कि प्रोडक्शन कम हो रही है सो मैं सेल्स कम करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ करेगा। इससे क्या डिसिप्लिन आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ना फिर कि मैंने तुम्हें कहा तुमने काम क्यों नहीं किया। स्केलर चेन ऑफ कमांड, इससे क्या कि मैनेजरियल पोजीशन टॉप टू बॉटम जो कनेक्ट रहती है, स्मूथ फ्लो होता है कम्युनिकेशन का सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, और कोई भी कन्फ्यूजन अननेसेसिटी नहीं आती है। ठीक है, स्केलर चेन मीन्स अगर सीईओ ने बात करनी है तो वो हेड मैनेजर से बात करेगा, अगर हेड मैनेजर ने बात करनी है वर्कर के साथ तो वो डायरेक्टली नहीं करेगा, वो बीच में पहले लाइन मैनेजर को लाएगा। अगर लाइन मैनेजर ने सीईओ को कुछ बताना है तो वो डायरेक्टली नहीं बताएगा, वो पहले हेड मैनेजर को फिर सीईओ को। मीन्स स्केलर चेन ऑफ कमांड कि एक चेन में हमने जो है बात करनी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि एक प्लान होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, मीन्स कि वन हेड वन प्लान। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जितने भी एफर्ट्स होते हैं ना हमारे एम्प्लॉयज़ के, उनको हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट करने से यूनिटी कोऑर्डिनेशन भी आएगी। नेक्स्ट आ गया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। आप जितनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो उतनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बंदे को देनी पड़ेगी, उस बंदे को फिक्स करो उसकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूजन में हमने लिख देना कि इसमें बड़े सारे स्टेप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो अवेल करते हैं डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को, और ये एक प्रिंसिपल्स जो है गुड ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ही बनाते हैं, और जो गुड ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रिंसिपल्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं सो दैट कि काम पड़े एमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज भी हो सकें, थोड़े से उनको चेंज नहीं थोड़ा से हम उनको मोल्ड भी कर सकें। जो सो ये था हमारा टॉपिक स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स। आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।